नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने 1 तारीख का बोला था, लेकिन आज 2 तारीख हो गई है, थोड़ा सा लेट हुआ है। मुगल प्रशासन, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था और आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बना के। तो मुगल प्रशासन, पहले आपको मैंने मुगल साहित्य करवाया था और 4-5 वीडियो आएंगे, यानी कि मुगल कला पर आएगा, मुगल मनसबदारी व्यवस्था पर आएगा, सैन्य व्यवस्था पर आएगा। इस तरह से 4-5 वीडियो आएंगे। उन वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देख लेना। और उसके बाद में मुगल कला साहित्य इन सब से टॉपिक जो है वो आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। स्कूल व्याख्याता की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, बाकी आप नेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो किताब से अच्छे से अध्ययन करें। मुगल प्रशासन के अंदर सैन्य शक्ति पर आधारित थी ये जो मुगल प्रशासन की व्यवस्था है, और केंद्रीकृत व्यवस्था थी। आरपी त्रिपाठी ने इसको तुर्क मंगोल सिद्धांत के नाम से पुकारा है। अच्छा, मुगल राज्य को पेपर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, कागजी राज्य भी कहा जाता है। अब देखिए, कुछ ये परिभाषिक शब्दावली है और इसके आपको अर्थ ध्यान रखने हैं। सियाह हजूर, सियाह हजूर किसे कहते हैं? दरबार की दिनचर्या को कहते हैं दोस्तों, दरबार की दिनचर्या। ये प्रश्न स्कूल कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया था। कब्जुल वसूल, कब्जुल वसूल कोषाध्यक्ष के नाम जो आज्ञा पत्र होते हैं, इसको कब्जुल वसूल के नाम से जाना जाता है। याददाश्त को ज्ञापन, तालिका को संक्षिप्त दस्तावेज और पट्टा को हैक। ये अभी तीनों चीज़ें जो नीचे वाली है ये अपने को याद है। याददाश्त यानी ज्ञापन, तालिका यानी संक्षिप्त और पट्टा यानी हैक। दो चीज़ें आपके लिए नई है, सियाह हजूर और कब्जुल वसूल, तो दोनों को ध्यान से आप देख लेना दोस्तों। मुगल प्रशासनिक मॉडल का संस्थापक कौन था? अकबर था। शक्ति का विभाजन अकबर ने किया था। फारसी को राजभाषा बनाने की किसने शुरुआत की थी? अकबर ने। अब रिचर्ड्स ने एक बात कही है कि मुगलों की केंद्रीकृत जो सत्ता है वास्तव में थी, ये अच्छी थी या बुरी, यह एक अलग सवाल है। तो ये भी एक बार नेट के अंदर पूछा गया है। राजधानी का क्रम भी पूछा जाता है, बाकी राजधानी का क्रम आजकल इतना नहीं आता है। मुख्य रूप से राजधानी लिख दिया मैंने, देख लेना। आगरा 1556 से 84 तक रही, फतेहपुर सीकरी 69 से 84 तक रहती है, ये भी अकबर के काल में। उसके बाद में शाहजहानाबाद की राजधानी को स्थानांतरित करते हैं। अकबर ने पानी की कमी के कारण फतेहपुर सीकरी को छोड़ा था। अब अकबर ने जौनपुर 1567 के लिए भी कुछ समय के लिए राजधानी रखता है, और लाहौर 1585 से 99 तक राजधानी रही। 1600 से 1648 तक पुनः आगरा को राजधानी बनाया गया, और 1648 के बाद शाहजहां अंतिम रूप से स्थायी राजधानी बन गई थी। अभिवादन के तरीके, ये मोस्ट देखना। सिजदा व जमी पोसी, ये किसने शुरुआत की थी? अकबर ने। कॉर्निश प्रथा शुरुआत की थी हुमायूं ने। तस्लीम हुमायूं की है, और चाहल तस्लीम ये शाहजहां की है 1636 के अंदर। तो ये वाले मोस्ट है दोस्तों, ये सारे ही आप ध्यान रखना। तस्लीम कूर नाम से एक और प्रथा थी। तस्लीम और चाहल तस्लीम के अलग से ध्यान रखना। और तस्लीम कुर क्या है? मुगल काल में सलामी की प्रथा थी, इसके अंदर अस्त्र शस्त्र प्रस्तुत किए जाते थे। पेशकश किसे कहते थे? जमींदारों व हिंदू राजाओं द्वारा जो नजराना पेश किया जाता था उसे पेशकश कहते थे। अब है नजर, नियाज, निसार और खिल्लत। खिल्लत तो बादशाह द्वारा मतलब अमीरों को दी जाती थी, कुलीन वर्गों को। नजर, नियाज और निसार, इन तीनों को आप ध्यान रखना। नजर मतलब नगद के रूप में जो उपहार दिए जाते थे बादशाह को, वो नजर। नियाज राजकुमारों द्वारा जो उपहार बादशाह को दिए जाते थे वो नियाज कहलाते थे। और निसार यानी अमीरों के द्वारा जो दिए जाते थे वो निसार। तो नजर नगद है, नियाज बादशाहों के द्वारा, राजकुमारों के द्वारा, और निसार है वो अमीरों के द्वारा। गुलाम नौकरशाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। ये भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है। मुगल राजत्व, अब राजत्व का आपको ध्यान रखना है। मुगल राजत्व का सिद्धांत क्या था? ये वाला भी मोस्ट है, काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं इससे। बाबर, बादशाही से बढ़कर कोई बंदा नहीं, बादशाह की भाषा भी भाषाओं की भाषा होती है, बादशाह होती है। ये कथन है बाबर का। बाबर ने राजत्व का सिद्धांत तुर्क मंगोल सिद्धांत पर का सूत्रपात किया था, ये भी कई बार पूछा जाता है। बाबर ने एक बार चेहरे पर हुमायूं ने एक बार चेहरे पर नकाब डालकर अपने इर्द गिर्द देवत्व का प्रभा मंडल पैदा करने की कोशिश की थी, नेट के अंदर पूछा जा चुका है। अबुल फजल हुमायूं की तुलना अरस्तु से करता है, और ख्वाजा मीर ने हुमायूं की तुलना किसे की थी? सिकंदर से की थी। सर्वप्रथम अकबर ने राजत्व में धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत अपनाया। अबुल फजल ने अकबर के राजत्व की सिद्धांत दिया है, जिसको फर्रे इजदी और रवाए रोजी के नाम से जाना गया। फर्रे इजदी का बहुत बार पूछा गया है। इसके अंदर खियां कुआरा पवित्र प्रकाश चक्र के माध्यम से राजत्व की प्राप्ति की है। अकबर का राजत्व अबुल फजल के अनुसार दो वर्गीकरण किए गए हैं, एक तो फर्रे इजदी और एक है रवा रोजी। फर्रा इजदी तो मैंने आपको बता दिया, पवित्र प्रकाश चक्र। और रवा रोजी का आपसे पूछा जाएगा। रवा रोजी के अंदर समाज और शासक के बीच सामाजिक जो अनुबंध है ये रवा रोजी के नाम से जाना गया। तो अबुल फजल की अवधारणा है। फर्रे इजदी किसकी अवधारणा है और किसके लिए है? अकबर के लिए है, अबुल फजल की अवधारणा है, और ये राजत्व के सिद्धांत की संकल्पना इन्होंने दी है। तो ये इस तरह से प्रश्न आएगा, तो आप ध्यान रखना। बाकी आप जब आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपरों को हल करेंगे तब आपको ज़्यादा इसके अंदर पता लगेगा दोस्तों, है ना। इसके बाद में अकबर है ना। अकबर के अनुसार उसका घराना सूर्य की प्रजनक स्त्री
अल कुआवा से उत्पन्न हुआ है। अल इंसान अल कामिल, ठीक है, ये अवधारणा है, इसके प्रेरणता थे अल अरबी, और ये अवधारणा इस पर मतलब आधारित अबुल फजल ने एक नई अवधारणा दी और अकबर को साहिब जमाना यानी युग पुरुष की उपाधि दी है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अबुल फजल ने मनुष्य को प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 4 वर्गों में माना है। प्रथम वर्ग को योद्धा, द्वितीय वर्ग को शिल्पी, तीसरे को विद्वान और चौथे को कृषक मानता है अबुल फजल। अकबर फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास में विष्णु स्तंभ पर बैठता था, और विष्णु स्तंभ पर इसलिए बैठता था ताकि लोग उसको पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझ सके। तो ये राजत्व का सिद्धांत है। राजत्व का सिद्धांत के अंदर बड़े बड़े तौर पर आपको हुर्रे इज्जती वाला ध्यान रखना है दोस्तों। वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। जहांगीर ने अपने नाम से मोहम्मद हटा लिया था और नूरुद्दीन जोड़ लिया था। जहांगीर ने घोड़े को नूर अशरफ, नूर फील, हाथी को और नूर गज माप की इकाई का नाम दे दिया था। सभी मुगल बादशाह जो थे स्वयं पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। फर्र इज्जती वाला स्वयं पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। जिले जिलाही मानते थे। जिले जिलाही मुगल दरबार के अंदर राजत्व का जो सिद्धांत था वो जिले जिलाही कहलाया। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रशासन के अंदर देखिए ये है मुख्य रूप से दोस्तों, केंद्र के बाद प्रांत, सरकार, परगना और ग्राम। सरकार है ना, ये जिला है, ठीक है, सरकार को जिला कहते हैं, और परगना ये क्या है, एक तरह से आपकी तहसील, ठीक है। अब सांझा ने सरकार और परगना के बीच में चकला नामक एक नई इकाई का गठन किया था। केंद्रीय प्रशासन के अंदर देखिए बादशाह मुख्य न्यायाधीश होते थे, मुख्य सेनापति थे, सर्वोच्च न्यायाधीश बादशाह कहलाते थे। हालांकि इसके अंदर काजी भी मतलब न्याय करता था, लेकिन जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था वो बादशाह ही था। खलीफा का कोई स्थान प्राप्त नहीं था, जो कि आप पढ़ेंगे सल्तनत काल के अंदर खलीफा से खिलत प्राप्त करते हैं। इसका कोई भी स्थान मुगल काल के अंदर नहीं देखने को मिलता। अकबर दिन में 3 बार दरबार लगाता था। बादशाह अपना प्रतिष्ठान खासा शरीफा कहलाता था। अब बादशाह के 2 मुख्य कर्तव्य हैं, एक तो जहांबानी और एक है जहांगीरी। जहांबानी यानी राज्य की रक्षा करना, और जहांगीरी यानी अन्य राज्य पर अधिकार करना। तो जहांबानी और जहांगीरी के शब्दार्थ पूछ सकता है आपसे। वकील मुतलक, अब पहला जो पद है वकील मुतलक का, जिसको अपने प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। इसके अंदर देखिए अकबर के समय कौन होता है, बेरम खां। इसका भी प्रश्न काफ़ी बार है, यूपी पीजीटी के अंदर पूछा जा चुका है। मार्च 1560 से नवंबर 1560 तक क्रमशः 6 प्रधानमंत्री इसने अकबर के काल में बदले गए। इसमें सिहाबुद्दीन अहमद, माहम अनगा, बहादुर खान, इसके बाद मुनीम खान खाना, शमसुद्दीन, फिर मुनीम खान खाना। इसके अंदर सिहाबुद्दीन अहमद और माहम अनगा दोनों के साथ साथ चले, ठीक है ना, संयुक्त भी चले थे कुछ समय तक। 1575 में मुजफ्फर खां को वकील बनाया, और यही प्रश्न मुजफ्फर खां वाला यूपीआरओ में आया था। 1595 में मिर्जा अजीज कोका कोकपर द्वारा नियुक्त अंतिम वकील था। अजीज कोका को 95 में मनाता है। अकबर के एक साथ 2 प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, सिहाबुद्दीन और माहम अनगा। तो एक साथ 2 प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का श्रेय किसको जाता है मुगल काल के अंदर, आपको पता है अकबर को। अब है अकबर ने दीवान यानी वजीर के पद का सर्जन किया। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जा चुका है। शाहजहां के काल में वकील का पद समाप्त हो गया। मुगल काल का पहला वकील या प्रधानमंत्री कौन था, तो निजामुद्दीन खलीफा था। निजामुद्दीन खलीफा किसके समय होता है, ये बाबर के समय पानीपत और खानवा की युद्ध में भाग लेता है। हुमायूं का पहला वजीर कौन था, उवैस मोहम्मद या अमीर बेस था। जहांगीर का पहला वजीर शरीफ खान था। एतमादुद्दौला, ये प्रश्न यूपीआर में आया था जहांगीर के समय, और आसफ खां इसका पुत्र ही होता है। शाहजहां का भी होता है आसफ खां, और सर्वोत्तम सादुतुल्ला रहता है, और यूपीआर में सादुतुल्ला का पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। औरंगजेब का वजीर कौन था, मीर जुमला, फाजिल खां, जफर खां और असद खां, ये 4 इसके वजीर रहे। और इसके अंदर असद खां जो है वो सबसे अधिक समय तक 31 साल तक रहता है। और इसके अंदर जफर खां का भी आपको ध्यान रखना है, जफर खां था ये शराब पीता था। हालांकि औरंगजेब ने शराब पर रोक लगा रही थी, फिर भी जफर खां शराब पीता था। मुगल काल के अंदर प्रमुख प्रधानमंत्री, तो ये इसकी टेबल है, और ये आपसे देख लेना, वो वही टेबल है जो मैंने मतलब इसके अंदर आपको बार बार बताई है कि बाबर के समय कौन था, हुमायूं के समय कौन था। इसके बाद आता है दीवान अशरफ। दूसरा पद आपका है दीवान अशरफ, जिसको अपने दीवान आला बोलते हैं, सीधा दीवान आप बोल सकते हैं। तो दीवान मतलब इसकी स्थापना किसने की, अकबर ने की। इसका काम क्या था, राजस्व विभाग या वित्त मंत्री था। अकबर ने 8वें वर्ष यानी 1565 में दीवान वजीरात का पद का सर्जन किया। दीवान के पद का सर्जन 1565 में 8वें वर्ष में अकबर के द्वारा किया गया। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अंदर पहला जो दीवान था मुजफ्फर खां तुर्बती को लगाया गया, नियुक्त किया गया। टोडरमल और शाह मंसूर इसके बाद में दीवान बने। अकबर ने दीवान को यानी कि दीवान शक्ति का केंद्र न बन जाए इसलिए इसको अनेक भागों में बांट दिया, ठीक है। इसके भागों में बांटा। इसको दीवान तन का मतलब जागीर और वेतन से संबंधित जो दीवान का पद होगा दीवान तन, तो वेतन से याद रख लोगे आप। दीवान खालसा, तो खालसा भूमि है, भूमि से संबंधित जो होगा उसको दीवान खालसा। बयुतात, ये प्रश्न बहुत बार है अभी, दीवान बयुतात स्टार बना रखा है ना इसके आगे। कारखानों की आय व्यय का जो प्रबंधक होगा है ना, उसको दीवान बयुतात कहते हैं। मुस्तौफी,
तो ये तो क्या होगा, लेखा परीक्षक, और मुशरिफ ये क्या होगा, महालेखाकार। मीर बख्शी महावेतन अधिकारी भी बोलते हैं। हॉकिंस ने इसको लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि दी है। सल्तनत काल में जो आरिजी ममालिक का प्रधान, वही मुगल काल के अंदर क्या कहलाया, मीर बख्शी, यानी कि सेना का प्रधान। मीर बख्शी क्या है, सेना का प्रधान। ये अमीर वर्ग का भी प्रमुख होता था। सैनिक अभियानों के साथ साथ जो जाता था इसको क्या कहते थे, बख्शिए लश्कर। अच्छा, बरीद जो है ना, गुप्तचर और सवानी का प्रमुख रिपोर्ट ये मीर बख्शी को देता था, और मीर बख्शी आगे बादशाह के सामने रखता था। मीर बख्शी सैनिकों के वेतन को सरकत नामक एक हस्ताक्षर करता था। अब है बख्शी हजूर। बख्शी हजूर और बख्शी सागिद पेशा ये दोनों ही मीर बख्शी के सहायक थे। तो पूछा जा सकता है बख्शी हजूर और बख्शी सागिद पेशा किसके सहायक थे। बाकी इतना डीप नहीं आएगा, स्कूल व्याख्याता में बता रहा हूँ। दीवान मीर बख्शी, दीवान व मीर बख्शी आपस में नियंत्रण रखते थे। जहांगीर के समय फरीद बुखारी को मीर बख्शी के पद पर बैठाया गया था। मीर सामा इसको खाने सामा के नाम से भी जानते हैं। यह पद मुगलों की देन है। एक चीज़ आप इसके अंदर यह ध्यान रखेंगे, शाही घराने की आवश्यकता का प्रबंध, वर्ग वह जागीर का नियंत्रण और दरबारी शिष्टाचार, ये बड़ा मोस्ट है दरबारी शिष्टाचार का, क्योंकि सल्तनत काल के अंदर जो दरबारी शिष्टाचार का पद है वो भी मोस्ट है, और यहाँ भी दरबारी शिष्टाचार का पद मोस्ट है, दोनों ही। रंगरक्षक का भी प्रधान ये था। काजी उल कुल्लात, काजी उल गुजरात ये न्याय विभाग का प्रमुख था, इसको काजी भी बोलते हैं। औरंगजेब ने काजियों के मार्गदर्शन हेतु फतवा आलमगीरी की मुस्लिम कानूनों की लिपिबद्ध करवाया था। मुफ्ती ये इसका सहायक था, इसको वकील सरह भी बोलते हैं। अकबर गुरुवार के दिन न्याय करता था, उसका बेटा जहांगीर था जो मंगलवार के दिन न्याय करता था। शाहजहां और उसका बेटा दोनों ही औरंगजेब बुधवार के दिन न्याय करते थे। अकबर ने कहा, यदि मैं किसी अन्यायपूर्ण काम के लिए अपराधी हूँ तो स्वयं के विरुद्ध न्याय करूँगा। न्याय डोल की स्थापना किसने की थी और नई जंजीर की स्थापना किसने की? डोल है तो हुमायूं और जंजीर है तो जहांगीर। किसास, ताजीर, तहसीर ये दंड के प्रकार थे। ठीक है, किसास, ताजीर और तसहीर ये किसके प्रकार थे? दंड के प्रकार थे। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। सद्र व सुदूर, तो सद्र जो है वो क्या है? बादशाह व जनता को जोड़ने का माध्यम है। शिक्षा पर नियंत्रण है। काजियों की नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। दान विभाग का प्रमुख यानी मदद मास या शेरूल भूमि का वितरण भी किसके द्वारा किया जाता था? सद्र के द्वारा किया जाता था। अकबर के समय सद्र था जो अब्दुल नबी था, और औरंगजेब के समय सद्र था वो अब्दुल वहाब था। ये आप ध्यान रखेंगे। अकबर ने अब्दुल नबी की जांच के लिए शेख फरीद बुखारी, ठीक है, जो जहांगीर के समय क्या होता है, मीर बख्शी के पद पर नियुक्त था ना, हाँ, अब्दुल नबी इसको नियुक्त किया इसकी जांच के लिए, क्योंकि अब्दुल नबी ने बहुत सारी ज़मीनें दान में दे दी थी। और अब्दुल नबी के स्थान पर बाद में इसको हटा देता है और सुल्तान ख्वाजा को सदर बनाता है अकबर। अकबर ने एक आचरण संहिता भी तैयार की थी। किसके लिए तैयार की थी? सद्र के लिए। सद्र के लिए एक आचरण संहिता भी अकबर ने तैयार करवाई। अब है दारोगा एक डाक चौकी, तो दारोगा विभाग का प्रमुख होगा, डाक चौकी का प्रमुख होगा। इसके अंदर आएगा कोतवाल। ये प्रांतों में जो पुलिस का काम करता है, नगर पुलिस का काम, वो कोतवाल है। ये मापतोल और सत्ती व सुन्नत की रोकना भी इसका प्रमुख काम है था। अब ये कुछ पद हैं और इसके अंदर आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। मीर बार है वन का। मीर मुंशी है सम्राट का मुख्य सचिव। मीर तोजीब जो है वो राजधानी के अंदर वेतन वितरण का कार्य करता है। अर्ज का मतलब अर्जी लगाना यानी याचिका करता है। ये याचिका का जो दारोगा होगा उसको। मीर तुजुक समारोह का होगा। और एलिज, कासिद और साकिर ये क्या थे? दूत थे। एलिज, कासिद और साकिर। कुरबेगी तो होंगे ध्वजारोही, ठीक है। और एक होगी अख्तबेगी होंगे घुड़साल। तो ध्वजारोही और घुड़साल का दारोगा ये क्या कहलाएगा? अख्तबेगी। दैनिक खर्च का लेखा जोखा रखने वाला, ये मोस्ट है। दैनिक खर्च का लेखा जोखा रखने वाला क्या कहेगा अपने को? अवर्जा नवीस। ये ध्यान रखना भैया आप, है ना। अब है खवा सालार ये शाही बावर्ची खाने का दरोगा था। खवा सालार खाने से अब याद रख लोगे खवा का नाम। और जरकर खाना जो था आभूषण विभाग का। ये छोटे हैं, इतने नहीं पूछेंगे स्कूल व्याख्याता में। मीर माल सम्राट की निजी संपत्ति की देखरेख करता था। और मीर मंजिल, बादशाह जब किसी यात्रा पर जाता था तो आगे यानी कि जिस मंजिल पर पहुंचना है उसकी निगरानी कौन रखता था? मीर मंजिल रखता था। करावल, एक आएगा करावल, एक आएगा यसावल। घुड़सवार संदेशवाहक को करावल के नाम से जानते थे और विभागीय संदेशवाहक को अपने यसावल के नाम से जानते थे। गुसल खाना गुप्त मंत्रणा कक्ष था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अमीर वर्ग जिसको उमरा वर्ग के नाम से जानते हैं, इसकी विभाजन रेखा क्या थी? आपसे पूछा जाएगा मतलब कितने हजार मनसब का
व्यक्ति उससे ऊपर का अमीर वर्ग के अंदर शामिल होता है। तो 1000 मनसब ऊपर मिलती है, यानी कि तो उम्रा वर्ग में शामिल है, और 1000 से कम मिलती है तो उम्रा वर्ग में शामिल नहीं है। साधारण मनसबदार किस श्रेणी में आएगा? इसको दो भागों में अपने बांटते हैं, एक तैनात रकाब, एक तैनात सूबाजात। सूबा में सह को पकड़ लेना, ठीक है ना, यानी कि सूबों में जाएंगे ये। सूबों मतलब प्रांतों के अंदर, तो प्रांतों में कौन जाएगा? सूबाजात, ठीक है। और रकाब, अब बच गया रकाब, वो राज दरबार में आएगा, रह से रह मिला दो। अफगानों को मतलब किसने शामिल किया था अमीर वर्ग में? तो बाबर ने किया था। मराठों को अमीर वर्ग में कौन शामिल करता है? तो जहांगीर ने। और बराह सैयदों को अमीर वर्ग में कौन शामिल करता है? अकबर शामिल करता है। ये आप ध्यान रखना। अकबर के समय तुरानी सबसे अधिक थे, 35%। इसका क्रम पूछा जाता है कि अकबर के समय किस क्रम में थे? तो तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी और राजपूत, ये क्रम है। तो क्रम एक बार इसका पूछा गया था अमीरों का। स्कूल व्याख्या तो में शायद नहीं पूछा जाए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए महत्वपूर्ण है। शाहजहाँ, हाँ स्कूल व्याख्याता के लिए ये महत्वपूर्ण है भाई। औरंगजेब वाला, शाहजहाँ के समय 24% हिंदू थे और औरंगजेब के समय 33% सर्वाधिक हिंदू थे, है ना। सर्वाधिक दक्कनी अमीर भी औरंगजेब के समय थे और सर्वाधिक हिंदू भी औरंगजेब के समय थे। राजकमिता कानून, ये कानून क्या था? अब अमीर कोई मर जाता है ना, उसकी जो संपत्ति है वो बादशाह के अंडर आ जाती है। इसी को क्या कहते थे? राजकमिता कानून है कहते थे। बेतुल माल इस विभाग का नाम है, और ये विभाग अपने अंडर में रखता था जो संपत्ति आती है। अब है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन के अंदर देखो 1580 में अकबर ने अपने प्रांतों की गणना करवाई, तो 12 प्रांत निकले। और आईने अकबरी में कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है? 12 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। पिछले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, आईने अकबरी का आपको पूरा समझा दिया। 1605 के अंदर अकबर ने 3 प्रांत और जीत लिए, तो कुल मिलाकर 15 प्रांतों के 12 उत्तर के अंदर और 3 है दक्षिण के अंदर। दक्षिण में जो प्रांत थे खानदेश, बरार और अहमदनगर थे अकबर के समय। तो ये अकबर के समय हो गए। अब जहांगीर के समय फिर 2 और बढ़ गए, तो जहांगीर के समय कितने हो गए? 17 प्रांत हो गए। बंगाल को काटकर उड़ीसा को नया सूबा किसके द्वारा बनाया गया था? उड़ीसा को नया प्रांत किसके द्वारा? जहांगीर के समय बनाया गया था। अब शाहजहाँ के समय देखो, शाहजहाँ के समय फिर देखो 2 और बढ़ गए, तो 19 हो गए, है ना। ये लास्ट में 19 ही रहते हैं, ज़्यादातर किताबों में 19 ही देखने को आपको मिलते हैं। तो अकबर के समय 15, जहांगीर के समय 17 और शाहजहाँ के समय 19। लेकिन किसी किसी किताब में विवरण 22 का मिलता है। और हालांकि 1-2 बार प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक किसके समय थे, तो जहाँ शाहजहाँ के समय थे एक बार 22 हो गया था, क्योंकि इसने कश्मीर सिंध को नए प्रांत घोषित कर दिया था। इसलिए सबसे अधिक प्रांतों की संख्या किसके समय में रहती है? शाहजहाँ के समय में रहती है। औरंगजेब के समय कितने प्रांत थे? औरंगजेब के समय 21 प्रांत थे। अब यदि ऑप्शन में शाहजहाँ नहीं है तो औरंगजेब के समय हमें अधिकतम प्रांत करने हैं विकल्प में। 14 प्रांत उत्तर में थे, 6 दक्षिण में थे, 1 बाहर था जिसको काबुल के नाम से जानते थे। राजधानी जो थी दक्षिण की बुरहानपुर थी। शाहजहाँ के समय दक्षिण में 4 प्रांत थे। तो देखिए दोस्तों, 4 प्रांतों से आपसे पूछा जा सकता है किसकी क्या राजधानी थी। खानदेश के अंदर जो राजधानी थी बुरहानपुर था, असीरगढ़ इस किले का नाम है था। बरार के अंदर राजधानी एलिसपुर थी। दौलताबाद को दक्षिण के सूबे के नाम से जानते थे। ये प्रश्न एक बार नेट में आया है शायद। तेलंगाना के अंदर नांदेड़ था। अब है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन के अंदर देखिए क्या है। प्रांतीय प्रशासन में जैसे वहाँ पर आपने पढ़ा वकील और दीवान थे, उसी तरह यहाँ पर सूबेदार क्या है? ये एक तरह से वजीर हो गया, है ना। सूबेदार या नाजिम, नाजिम जो था वो प्रतिनिधि है, और दीवान है वो राजस्व का प्रमुख है। बख्शी तो सेना का हो ही गया, बाकी अनविक उपचार विभाग हो गया, कोतवाल पुलिस हो गया। ये दोनों आपस में नियंत्रण स्थापित करते हैं। सूबेदार की नियुक्ति का आदेश क्या कहलाया? सूबेदार को और किस नाम से जानते हैं? नाजिम, फरमाने सबाती के नाम से जानते हैं। और दीवान की नियुक्ति का आदेश हस्बुल हुक्म के नाम से जानते हैं। हस्बुल हुक्म दीवान और सूबेदार की नियुक्ति फरमाने सबाती। अब है सरकार का प्रशासन। सरकार का प्रशासन देखिए, जो फौजदार था, है ना, ये प्रतिनिधि के तौर पर काम करेगा। और अमल गुजार ये किसके तौर पर काम करेगा? ये दीवान के प्रतिनिधि के तौर पर काम है करेगा। अच्छा, ये देखिए अमल गुजार राजस्व का, और ये दोनों आपस में नियंत्रण रखेंगे, फौजदार और अमल गुजार सरकार के अंदर। और फिर उसके बाद आता है एक वितिकची का पद। वितिकची जो है ना, भूमि लगान का ये अध्यक्ष होगा। भूमि लगान और अभिलेखपाल भी है ये वितिकची। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। और एक है सवानिहागार। सवानिहागार है, इसको जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक पद का सृजन किया गया था, सवानिहागार के नाम से। चकला, चकला भी कहते हैं, चाकला भी कहते हैं। सरकार व परगना के मध्य एक इकाई थी जो शाहजहाँ द्वारा बनाई गई थी, इसको चाकला कहते हैं। परगना का प्रशासन। परगना का प्रशासन देखिए क्या है, सिकदार और आमिल, ये दोनों आपस में मिलेंगे। उसके अंदर कौन कौन थे? फौजदार और मतलब अमल गुजार था ना, ये देखो फौजदार और अमल गुजार जो राजस्व के अंदर था। इसी तरह यहाँ पर कौन है? सिकदार और आमिल, ये दोनों हैं। मतलब ये प्रतिनिधि बादशाह के प्रतिनिधि के तौर पर, ये दीवान के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे, इस तरह से हैं।
अब आमिल को किरोड़ी के नाम से भी जानते थे क्षेत्रीय भाषा के अंदर। किरोड़ी की आपसे पूछा जाएगा कि किरोड़ी पद का सृजन यानी कि 1 करोड़ आय के रूप में किसने किया था, तो अकबर ने 18वें वर्ष में किरोड़ी की नियुक्ति की थी। पोतदार खजांची था और कानूनों को पटवारियों का प्रमुख था, है ना। आमिल भी कहते हैं। शाहजहाँ ने परगने में आमीन की नियुक्ति की थी। परगने के अंदर आमीन की नियुक्ति शाहजहाँ के द्वारा की जाती है। और औरंगजेब ने ग्रामीण क्षेत्र में जजिया वसूलने के लिए आमीन की नियुक्ति की थी। ये जजिया के लिए था। अब है ग्राम प्रशासन, या मुकदम या पटेल कहते हैं, ये पटवारी कहते हैं। इसका वही काम है राजस्व है, और इसका क्या है नियंत्रण रखना। अब है नागला। नागला है छोटी बस्तियों को नागला कहते हैं। असली किसको कहते हैं, पुराने जो गांव हैं उसको, यानी कि पुराने गांवों को असली के नाम से जानते हैं। और दाखिली नए गांव को दाखिली के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर देखिए दोस्तों मवास और याद रखें आप, मवास है ना। मवास है, ये क्या है, मवास है किलेबंद गांव को क्या कहते थे, मवास कहते थे। जो किलेबंद गांव थे, किलेबंद गांव, इसको क्या कहते थे, मवास के नाम से जानते थे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और नया जो गांव है उसको दाखिली कहते थे, पुराने गांव को असली कहते थे, और छोटी छोटी जो बस्तियां थी उसको नागला कहते थे। तो ये आपका हो गया दोस्तों मुगल प्रशासन। थोड़ा सा मैंने स्पीड में इसलिए बोला है ताकि वीडियो बड़ा हो जाता है और टाइम बहुत लगता है ना। और नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं। नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, उसका जो लिंक है वो नीचे मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। और व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।